अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSc 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है, इसके आज हम सेक्शन D में बेसिक ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के हमारे साथ ऑब्जेक्टिव मौजूद है जिसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेशन के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, इसके डिफरेंट मूड्स के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ मूड्स के दरमियान जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम कब स्टार्ट करेंगे पेशेंट को, इसके हवाले से बात करेंगे और आखिर में हम मैकेनिकल वेंटिलेशन के जो कॉमन ट्रबल शूटिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन वर्सेस मैकेनिकल वेंटिलेशन की। स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि ये असल में हमारे जो नेचुरल रिस्पायरेशन होती है जो कि नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, नेचुरल रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि नॉर्मल कंडीशन में हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि मैकेनिकल वेंटिलेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है जो कि हम वेंटिलेटर के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर की मदद से हम जो ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं या जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन के दरमियान उम्मीद करता हूँ आपको फ़र्क समझ आ गई होगी। स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन से मुराद नेचुरल ब्रीथिंग है। ठीक है, सो नेचुरल ब्रीथिंग में हमारे साथ जो इंस्पायरेटरी फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब इसमें हम किसी भी किस्म की इंस्पायरेटरी फोर्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं और इसी तरह से ईयर पुल्स इनटू द लंग्स, और ईयर जो है, लंग्स जो है, ईयर्स को अपनी तरफ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात करें तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम इंस्पायरेटरी प्रेशर को क्या करते हैं, पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। इंस्पायरेटरी प्रेशर को हम क्या करते हैं, लगाते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन प्रोसेस के दौरान, और इसी तरह से ईयर पुश इनटू द लंग्स, और इसी तरह से इसमें हम ईयर को जो है लंग्स की तरफ क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर लंग्स की तरफ हम इसको धकेलते हैं। ठीक है, ताकि ईयर जो है वो लंग्स के अंदर जा सके। तो ये हमारे साथ नेचुरल और मैकेनिकल वेंटिलेशन में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनिशिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन को हम कब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करने के लिए मंदरजा झील चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या मंदरजा झील कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर एक पेशेंट है, ठीक है, अगर वो हाइपोक्सिक कंडीशन में है, हाइपोक्सिया में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन इनको प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रही। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर हम मैकेनिकल वेंटिलेटर को क्या करते हैं, अपने पेशेंट को लगाते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है जिसकी वजह से हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करते हैं वो है हाइपरकार्पनिया। ठीक है, मतलब ये है कि पेशेंट की बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर हमारे जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स में मौजूद एयर जो अल्वियोलाई होते हैं या जो एयर सैक होते हैं, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं आएगा और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, एक्सपेल आउट नहीं होगा। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी में जमा होता रहेगा और इसी तरह से एक कंडीशन अराइज हो जाता है जिसको हम हाइपर कार्बनिया कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं। और जो तीसरी वजह है वो ये है एयर प्रोटेक्शन, एयरवे प्रोटेक्शन। एयरवे प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि अगर किसी वजह से हमारे जो एयरवे में प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो एयरवे में प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से फिर वो एयरवे जो है उसके कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो अल्वियोलाई होते हैं तो अल्वियोलर वाल्स के कोलैप्स होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कोलैप्सन या एयरवे को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम एयरवे में मौजूद प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं और इसी तरह से एयरवेज को हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिक्रीज डिमांड इन केस ऑफ पुअर कार्डिक आउटपुट। इसके अलावा अगर पुअर कार्डिक आउटपुट, अगर कार्डिक आउटपुट जो है वो पुअर हो रही है, ठीक है, वो सही तरीके से ब्लड जो है वो पंप आउट नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की जो डिमांड है या ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है या जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम वेंटिलेशन में यूज़ करते हैं, उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ टाइम आता है। टाइम में मुराद आई टी मीन्स इंस्पायरेटरी टाइम, और इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान जितनी टाइम जो है लगती है, ठीक है, या वेंटिलेशन जितना टाइम लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी टाइम कहते हैं। और इसी तरह से ई टी स्टैंड फॉर एक्सपायरेटरी टाइम। इस एक्सपायरेशन प्रोसेस के दौरान जितना टाइम लगता है या जितना टाइम लेता है, ठीक है, वेंटिलेशन, तो इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी टाइम। इसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम से मुराद अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट अ पेशेंट रिसीव इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है पर ब्रीथ के लिहाज से, मतलब ब्रीथ इन और आउट के दौरान जितनी मिकदार में वॉल्यूम को रिसीव करता है, ठीक है, एयर वॉल्यूम को रिसीव करता है, तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर से मुराद मेजर ऑफ इम्पीडेंस टू गैस फ्लो रेट, जिसमें हम गैस फ्लो रेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और फ्लो की अगर हम बात करें तो मेजर ऑफ रेट एट विच गैस इट डिलीवर, उस रेट को मेजर करते हैं जिसके ज़रिए गैस डिलीवर हो रही होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। अ फ्यू मोर टर्म, इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान यूज़ करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पीप है। पीप स्टैंड फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। मतलब इसका ये है कि प्रेशर मेंटेन इन द एयरवे एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के एंड में हमारे एयरवेज में जो प्रेशर रहता है या जो प्रेशर को हम मेंटेन रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीप कहते हैं। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम अल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पिप की बात करें तो पिप स्टैंड फॉर पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमल एयरवे प्रेशर, वो पॉइंट जहाँ पर एयरवेज में मौजूद जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम लेवल पर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीप कहते हैं, मतलब पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा डेल्टा पी से मुराद द डिफरेंस बिटवीन पीप एंड पीप। ठीक है, मतलब पीक इंस्पायरेशन प्रेशर माइनस पी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो उसको हम डेल्टा पी के ज़रिए क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और मेप स्टेट फॉर मीन एयरवे प्रेशर।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये असल में हमारे साथ वेंटिलेटर है और ये कौन सा वेंटिलेटर है? ये आईसीयू में यूज़ होने वाला वेंटिलेटर है। इसका जो नेम है वो एवेटा 4 है। एवेटा 4 जो है ये एक ब्रांड नेम है वेंटिलेटर का, ठीक है। इसके हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो एवेटा 4 जो है ये असल में हमारे साथ क्या है? एवेटा 4 जो है ये असल में हमारे साथ ब्रांड नेम है मैकेनिकल वेंटिलेटर का। इसको जो है ड्रैगर्स ने जो है मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एक जर्मन कंपनी है। इसके बहुत सारे फंक्शन है, जिसमें से ये क्या करता है, प्रेशर को भी ये कंट्रोल कर सकता है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा सिंक्रोनाइज, इंटरमिटेंट, मैंडेटरी वेंटिलेशन, ये सारे इसकी क्या है, फीचर्स है। तो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले मैकेनिकल वेंटिलेटर की बात करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ब्लोज एयर और एयर विद इंक्रीज ऑक्सीजन, ये ईयर्स को क्या करती है, डिलीवर करती है, जिसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। और ये ईयर जो है ट्यूब के ज़रिए पेशेंट के एयरवे में क्या होती है, डिलीवर होती है। फिर इसी तरह से एंडोट्रेकियल ट्यूब है। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है गोज थ्रू पेशेंट माउथ एंड इनटू द वेंट पाइप। ये हम पेशेंट की माउथ से हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को क्या करते हैं, पास करते हैं, और इसका जो वे होता है वो वेंट पाइप तक गया होता है, ठीक है। इसी तरह से नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है गो थ्रू द पेशेंट नोज, ये पेशेंट के नोज से हम इसको गुजारते हैं और पेशेंट के स्टमक तक जो है ये गया हुआ होता है। इसके साथ साथ जो एक्सहेल ईयर है उसको जो है इस दूसरे पाइप के ज़रिए क्या करते हैं, पेशेंट से दूर ले जाते हैं, और जो एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट पासिस थ्रू द ह्यूमिडिफायर, पेशेंट की तरफ जो हवा जा रही होती है तो उसको पहले ह्यूमिडिफायर से हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, ताकि वो गर्म हो जाए और उसमें मॉइस्चर जो है मॉइस्चर जो है वो हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे खुश्क हवा जो है वो पेशेंट को नहीं जाती, बल्कि मॉइस्चराइज एयर जो है वो पेशेंट की तरफ जाती है। और इसी तरह से जो नर्स होता है, नर्स के काम ये है कि ये पीरियडिकली क्या करते हैं, अपने पेशेंट को चेक करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये हमारे साथ वेंटिलेटर के मुख्तलिफ जो फीचर्स है उसके हवाले से यहाँ पर हमें बता रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की मीन एयरवे प्रेशर की, पीक एयरवे प्रेशर की, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर की हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा रेट के हवाले से हमने बात की, टाइडल वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया, मिनट वॉल्यूम किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मिनट वॉल्यूम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो किसे कहते हैं, इसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फीचर्स है, फंक्शन है वेंटिलेटर्स के, जो कि हमें बताती है, और इन फंक्शंस के बारे में हमें वेंटिलेटर जो है बहुत डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। वॉल्यूम वेंटिलेशन, अब वो वेंटिलेटर जो कि वॉल्यूम वेंटिलेटर्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या है, इसमें किस तरह के मूड होते हैं। वॉल्यूम वेंटिलेटर के ज़रिए हम वेंटिलेशन की जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वॉल्यूम वेंटिलेटर के ज़रिए रेट को जो है हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन को हम सेट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसके अलावा जो वॉल्यूम वेंटिलेटर है तो ये हमें उस प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जो कि पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो उस प्रेशर के हवाले से हमें वॉल्यूम वेंटिलेटर क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। इसके एडवांटेजेस ये है, इसके फ़ायदे ये है कि ये हमें मिनट वेंटिलेशन के बारे में क्या करती है, मुकम्मल तौर पर गारंटी देती है कि जो मिनट वेंटिलेशन है वो हमें प्रॉपर तरीके से ये वॉल्यूम वेंटिलेटर क्या करता है, पेशेंट को डिलीवर करता है। इसके अलावा वॉल्यूम वेंटिलेटर के ज़रिए पेशेंट जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम वेंटिलेटर के ज़रिए।
इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से लार्ज एंडोट्रैकियल ट्यूब लीकेज काज होती है, और इसके अलावा वो पेशेंट जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुए हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रेशर वेंटिलेशन की बात करें तो प्रेशर वेंटिलेशन में हम पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को भी मैनेज कर सकते हैं, पीक पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को भी मैनेज कर सकते हैं, रेट को भी सेट कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी टाइम को भी सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन को भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अगर हम प्रेशर वेंटिलेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो कि पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है वो हम क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये है कि ये हमें ज़्यादा हमारे जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट देती है, ख़ास तौर पर उनके वो पेशेंट जिनके लंग जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हो, और जहाँ पर जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है वो लोअर हो, तो ऐसे पेशेंट को प्रेशर वेंटिलेटर जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। इसके जो नुकसानात है वो ये है कि ये हमें मिनट वेंटिलेशन जो है उसके हवाले से प्रॉपर जो गाइडेंस है वो नहीं देती, मतलब जो मिनट वेंटिलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करती पेशेंट को। सेटिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर्स के हमारे साथ मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ मूड्स हैं, जिसमें हमारे साथ ट्रिगर मूड एंड सेंसिटिविटी आती है। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट आता है, टाइडल वॉल्यूम आती है, इसके साथ साथ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है, फ्लो रेट है, इंस्पायरेटरी टाइम है, और इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन है या इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है। इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर की। ट्रिगर से क्या मुराद है? देयर आर टू वेज टू इनिशिएट अ वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ। वेंटिलेटर के ज़रिए ब्रीथ को जो है हम दो तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमारे साथ प्रेशर ट्रिगरिंग वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ होता है, और दूसरा हमारे साथ फ्लो बाय ट्रिगरिंग है। ठीक है, सो प्रेशर ट्रिगरिंग से क्या प्रेशर ट्रिगरिंग को अब हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं व्हेन प्रेशर ट्रिगरिंग इज़ यूज्ड a ventilator deliver breath is initiated if demand valve sense a negative airway pressure deflection that is generated by the patient trying to initiate a breath greater than the trigger sensitivity, then pressure triggering वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ इज़ इनिशिएटेड। कहते हैं कि जो प्रेशर ट्रिगरिंग होता है तो इसके ज़रिए वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ इस तरह से शुरू होती है कि जब हम प्रेशर ट्रिगरिंग को यूज़ कर रहे होते हैं और वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वेंटिलेटर में मौजूद जो वाल्व्स होते हैं, अगर वो नेगेटिव एयरवे प्रेशर डिफ्लेक्शन को क्या करें, महसूस करें। मतलब ये है नेगेटिव एयर वे प्रेशर डिफ्लेक्शन का कि अगर इस दौरान पेशेंट जो है वो ख़ुद से सांस लेने की कोशिश करे और इस कोशिश को जो है वेंटिलेटर के जो वाल्व्स है वो महसूस करे, और ये कोशिश जो है ये वेंटिलेटर की जो ट्रिगर सेंसिटिविटी है उससे ज़्यादा हो, तो इस तरीके से जो वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ है वो फिर क्या हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से वेंटिलेटर के हेल्प के ज़रिए फिर पेशेंट जो है वो सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिसे फ्लो बाय ट्रिगरिंग कहते हैं, तो फ्लो बाय triggering is use a continuous flow of gas through the ventilator circuit is monitor। ठीक है, वेंटिलेटर सर्किट के ज़रिए जो है गैस की जो फ्लो है उसको मुसलसल मॉनिटर किया जाता है। तो अ वेंटिलेटर डिलीवर ब्रीथ ये तब स्टार्ट होती है when the return flow is less than the delivered flow। वेंटिलेटर के ज़रिए जो फ्लो डिलीवर्ड किया गया होता है, तो अगर उस फ्लो के बनिस्बत जो रिटर्न फ्लो है उसमें कमी आ जाए, ठीक है, तो इस कमी के आने की वजह से
जो फ्लो बाय ट्रिगरिंग रेट है वो क्या हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है और इसी तरह से वेंटिलेटर के ज़रिए ब्रीथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये रिटर्न फ्लो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर पेशेंट जो है वो ख़ुद से सांस लेने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो रिटर्न फ्लो है उसमें कमी आ जाती है और ये रिटर्न फ्लो जो है डिलीवर्ड फ्लो से कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रीथ जो है वो फिर स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि टाइडल वॉल्यूम से मुराद ये हमारे साथ वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि ब्रीथ इन और आउट के दौरान हमारे लंग्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड विद ईच ब्रीथ, हर ब्रीथ के साथ जितनी मिकदार में एयर जो है लंग्स को डिलीवर्ड होता है, ठीक है, या लंग्स रिसीव करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सो अप्रोप्रिएट इनिशियल टाइडल वॉल्यूम जो है इसके बहुत सारे फैक्टर्स पर जो है ये इन्हिसार करती है, लेकिन जो मोस्ट नोटेबली है वो है द डिजीज़ फॉर विच द पेशेंट रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन। लेकिन जो मोस्ट नोटेबल फैक्टर है वो बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर पर लगे हुए होते हैं, तो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर हम अपने पेशेंट के लिए जो टाइडल वॉल्यूम है उसको हम सेट करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट किसे कहते हैं? रिस्पायरेटरी रेट से सिंपल अल्फाज में रिस्पायरेटरी रेट से मुराद ये है कि पर मिनट में पेशेंट ने कितनी दफ़ा सांस लेनी है, कितनी दफ़ा जो है ब्रीथ इन एंड आउट करनी है, तो इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट। सो एन ऑप्टिमम मेथड फॉर सेटिंग द रिस्पायरेटरी रेट has not been established. For most patients, an initial respiratory rate between 12 and 16 breath per minute is reasonable. ठीक है, कहते हैं कि जो ऑप्टिमल मेथड है या जो रिस्पायरेटरी रेट है पेशेंट के लिए जो है अभी तक सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, सही तरीके से उसको जो है अरेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो ज़्यादातर पेशेंट को रिस्पायरेटरी रेट अरेंज किया जाता है या उनके लिए जो रिस्पायरेटरी रेट सेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू 12 से लेकर 16 बीट्स, 12 से लेकर 16 ब्रीथ पर मिनट के रेंज में जो है ये होती है और ज़्यादातर इस रेस्पिरेटरी रेट को जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें पेशेंट को जो है पर मिनट के लिहाज से 12 से लेकर 16 ब्रीथ जो है वो करने पड़ते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर का तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर से मुराद ये है कि जब एक्सलेशन प्रोसेस हो जाती है, एक्सलेशन से मुराद जब एयर जो है आउट हो जाती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है, तो इस दौरान एक्सपायरेशन एक्सलेशन के एंड पर हमारे एयरवे में जो प्रेशर मेंटेन रहती है तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कहते हैं। और ये इसलिए मेंटेन रहती है ताकि जो एयरवेज है वो कोलैप्स ना हो या जो अल्वियोलर वॉल्स है वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, सो अप्लाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इज जनरली एडेड टू मिटिगेट एंड एक्सपायरेटरी अल्वियोलर कोलैप्स। ठीक है, ताकि हम एंड एक्सपायरेटरी अल्वियोलाई को जो है उसको कोलैप्स होने से बचा सके। सो टाइपिकली हमारे साथ जो इनिशियल पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होती है तो वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होती है। ठीक है, लेकिन इसको जो है हम 5 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनका जो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो हुई हो। किस वजह से? एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से उनका वेंटिलेटर के ज़रिए जो टाइडल वॉल्यूम है वो बहुत लो हो चुकी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने पेशेंट को जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है उनका फिर हम पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है उसको हम 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के रेंज में हम रखते हैं। लेकिन जो नॉर्मली हम जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर यूज़ करते हैं वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होती है और इस प्रेशर के ज़रिए जो एयरवेज होते हैं वो कोलैप्स होने से क्या होते हैं, प्रिवेंट रहते हैं, कोलैप्स होने से वो फिर बचे रहते हैं। ठीक है, फ्लो रेट किसे कहते हैं?
The peak flow rate is the maximum flow delivered by the ventilator during inspiration. इंस्पायरेशन के दौरान वेंटिलेटर जो मैक्सिमम फ्लो को डिलीवर करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीक फ्लो रेट कहते हैं। सिंपल अल्फाज में पीक फ्लो रेट से मुराद ये है कि इंस्पायरेशन के दौरान वेंटिलेटर के ज़रिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम या जो मैक्सिमम फ्लो जो है डिलीवर होती है टुवर्ड लंग्स की तरफ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीक फ्लो रेट कहते हैं। पीक फ्लो रेट्स जो है ये 60 लीटर पर मिनट में भी सफिशेंट, ठीक है, 60 लीटर पर मिनट जो है ये सफिशेंट होती है पेशेंट के लिए। ऑल्दो हायर रेट्स आर फ्रीक्वेंटली नेसेसरी, एन insufficient peak flow rate is characterized by dyspnea, spuriously low peak inspiratory pressure and scalloping of the inspiratory pressure tracing, ठीक है। इसके अलावा हम जो है 60 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पीक फ्लो रेट हमारे साथ जो है ये इनसफिशेंट हो, नाकाफ़ी हो, तो इसके पीछे जो वजह होती है वो डिस्पनिया होती है, मतलब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, ठीक है, और जो इंस्पायरेटरी प्रेशर ट्रेसिंग मतलब मॉनिटर के ज़रिए जो पीक्स होते हैं, ठीक है, जो वेव फॉर्म में हमें पीक्स देखने को मिलते हैं, तो उन पीक्स में बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अब नॉर्मली वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो पीक फ्लो रेट है उसमें क्या आती है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, वो ना काफ़ी हो जाती है। तो इसको कहते हैं फ्लो रेट। जो नॉर्मल फ्लो रेट है वो 60 लीटर पर मिनट जो है ये काफ़ी होती है। 60 लीटर पर मिनट जो है इसको हम क्या करते हैं, इस पर हम अपने पेशेंट को लगाते हैं। इंस्पायरेटरी टाइम एक्सपायरेटरी टाइम रेशो किसे कहते हैं? ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथ जो नेचुरल ब्रीथिंग हम करते हैं, तो इस दौरान हमारे साथ जो नॉर्मल इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो होती है तो वो 1:2 होती है, जो कि हमें ये दिखाती है कि नॉर्मल पेशेंट की जो एक्सलेशन टाइम होता है वो तकरीबन डबल होती है एज बनिस्बत इनहेलेशन टाइम के, ठीक है। मतलब वो जो नेचुरल ब्रीथिंग हम करते हैं तो इस दौरान जो पेशेंट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो इंस्पायरेशन के दौरान जो टाइम लगता है तो वो बहुत ज़्यादा कम लगता है बनिस्बत एक्सपायरेशन के दौरान। मतलब एक्सपायरेशन के दौरान जो टाइम लगती है तो वो दुगना होती है इंस्पायरेशन टाइम के बनिस्बत, ठीक है। सो इफ़ द एक्सहेलेशन टाइम इज़ टू शॉर्ट, अगर एक्सहेलेशन टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि ब्रीथ स्टेकिंग हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से एन इंक्रीज इन एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर आल्सो कॉल्ड, जिसकी वजह से जो एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगी और ऐसी कंडीशन को हम ऑटो पीप भी कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ प्रोसेस पर डिपेंड करते हुए, जैसे कि एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, इंस्पायरेशन रेशो एक्सपायरेशन रेशो जो है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशो कैन बी चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं वेंटिलेशन को इम्प्रूव बनाने के लिए, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन से मुराद ये है कि जो इंस्पायरेशन हो रही होती है तो इंस्पायरेशन के दौरान जो एयर मतलब लंग्स की तरफ जा रही है तो उस ईयर में ऑक्सीजन कितनी मिकदार में मौजूद है, उस ईयर में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। नॉर्मली हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन की तादाद होती है तो वो 21% होती है, ठीक है, और इसी तरह से जो नाइट्रोजन की तादाद होती है वो 78% होती है, और इसी तरह से जो दूसरे गैसेस होते हैं तो उनकी एक अपनी ख़ास मिकदार होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। इस टोटल ईयर में ऑक्सीजन जितनी मिकदार में मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। सो द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन
नेसेसरी टू मीट ऑक्सीजनेशन गोल्स शुड बी यूज। ठीक है, मतलब जो कम से कम पॉसिबल फ्रैक्शन होता है इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ऑक्सीजनेशन गोल है उसको हासिल करने के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जो वेंटिलेशन को पर पेशेंट को लगाते हैं तो इसका बुनियादी मकसद ही यही होता है कि हम अपने पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में क्या करें, डिलीवर करें, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन क्या करें, फराहम करें, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दिस विल डिक्रीज द लाइकलीहुड दैट एडवर्स consequences of supplemental oxygen will develop, such as absorption atelectasis, accentuation of hypercapnia, airway injury and parenchymal injury। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें डिक्रीज तब आती है जब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की वजह से कोई नुकसान या कोई एडवर्स इफ़ेक्ट काज हो जाए, जैसे कि एटेलेक्टिसिस का होना। ठीक है, इसके अलावा हाइपरकापनिया का जमा होना, हाइपरकार्पनिया का होना, इसके साथ साथ ईयरवे इंजरी होना या पेरेन्काइमल जो वॉल्स होते हैं उसकी इंजरी होना, तो इस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। मूड्स ऑफ वेंटिलेशन द बेसिक, हमारे साथ वेंटिलेशन के जो डिफरेंट मूड्स है उसमें हमारे साथ असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल है, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन प्रेशर कंट्रोल है, इसके अलावा प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है, इसके अलावा सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल मूड है, और इसके साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन प्रेशर कंट्रोल मूड है। असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन के हवाले से अगर हम बात करें, अगर असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन ये हमारे साथ वॉल्यूम कंट्रोल मूड पर हो तो इसमें हम जो टाइडल वॉल्यूम है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एसिड कंट्रोल वेंटिलेशन ये प्रेशर कंट्रोल वाला हो तो इसमें फिर हम प्रेशर एंड टाइम को क्या करते हैं, उसको हम सेट करते हैं, जिसको हम मिनिमम रेट में क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल वेंटिलेटर को ब्रीथ जो है ये भी हम अपने पेशेंट को देते हैं अगर पेशेंट जो है उसको क्या करे, ट्रिगर करे। ठीक है, उसको क्या करे, उसको इन्हेंस करे। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है, द पेशेंट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी रेट एंड एक्सर्ट अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी फ्लो रेट एंड टाइडल वॉल्यूम। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में पेशेंट जो है वो क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी रेट को भी कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ वो ज़्यादा कोशिश करता है कि वो जो इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन है उसको इफ़ेक्ट करे। इसके साथ साथ इंस्पायरेटरी फ्लो रेट और टाइडल वॉल्यूम पर पेशेंट के जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, असरात होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो द मॉडल प्रोवाइड provide support to overcome the increased work of breathing imposed by the disease process की वजह से ब्रीथिंग के दौरान जो वर्क लग रही होती है तो उस वर्क को डिक्रीज करने के लिए हम प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन को यूज़ करते हैं। इसी तरह से एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गया, इंस्पायरेटरी वाल्व्स हो गए और दूसरे जो मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ वेंटिलेटर सपोर्ट है इसको हम क्या करते हैं, इस प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन के ज़रिए इन्हेंस करते हैं। इसके अलावा अगर हम सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड की बात करें तो ब्रीथ आर गिवन एट अ सेट मिनिमल रेट, however if the patient chooses to breathe over the set rate no additional support is given। ठीक है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन में जो ब्रीथ है उसको जो है एक मिनिमल रेट में क्या किया होता है, उसको सेट किया हुआ होता है, लेकिन इसके बनिस्बत अगर पेशेंट जो है वो खुद से सांस लेने की कोशिश करे और वो सेट रेट से ऊपर हो, सेट रेट से ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट जो है वेंटिलेटर के ज़रिए नहीं देते। इसके अलावा सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि इट अलो पेशेंट टू एज्यूम अ पोर्शन ऑफ देयर वेंटिलेटरी ड्राइव। ठीक है, कि इसमें पेशेंट जो है वो खुद से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ब्रीथिंग की, खुद से वो जो है कोशिश करते हैं सांस लेने की। इसके अलावा जो सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद ग्रेटर वर्क ऑफ ब्रीथिंग देन असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है,
therefore is less frequently used as the initial ventilator mode। ठीक है, इसके अलावा जो सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है तो इसमें ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स जो है वो पेशेंट को लगानी पड़ती है बनिस्बत असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन की। तो इस वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो इनिशियल वेंटिलेटर मोड में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन की तरह जो सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर है ये भी क्या करता है, सेट टाइडल वॉल्यूम को क्या करती है, डिलीवर करती है। अगर वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर लगाते हैं और अगर प्रेशर कंट्रोल मोड में इसको लगाते हैं तो फिर ये प्रेशर एंड टाइम को जो है उसको क्या करती है, सेट करती है। इसके अलावा नेगेटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर जनरेट बाय स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के ज़रिए जो नेगेटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर जनरेट होती है लीड टू इंक्रीज वीनस रिटर्न। तो इसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है उसमें इंक्रीज आती है जो कि थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कार्डिक आउटपुट और उसके फंक्शंस के लिए। ठीक है, अब अगर ईच मोड के एडवांटेजेस फ़ायदों के बारे में हम बात करें तो असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन के एडवांटेज ये है कि ये क्या करती है, रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के दौरान जो वर्क करना हमें पड़ता है, जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन जो है उस वर्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। ठीक है, इसी तरह से असिस्टेड कंट्रोल वॉल्यूम वेंटिलेशन की जो फ़ायदे है, जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हमें डिलीवर्ड ऑफ सेट टाइडल वॉल्यूम, जो हमने टाइडल वॉल्यूम सेट किया होता है तो उसकी डिलीवरी की हमें क्या करती है, गारंटी देती है। इसके अलावा असिस्टेड कंट्रोल प्रेशर वेंटिलेशन जो है, असिस्टेड कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन जो है इसके एडवांटेज ये है कि ये अलोज लिमिटेशन ऑफ पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है तो उसके हमें लिमिटेशन जो है उसको अलाउ करती है। इसके अलावा प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन के एडवांटेजेस ये है कि इसके ज़रिए पेशेंट ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं और इसके अलावा पेशेंट के वेंटिलेटर के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसको इम्प्रूव करती है, मतलब पेशेंट को ज़्यादा इरिटेट नहीं करती। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर्स के फ़ायदे ये है कि इसके ज़रिए जो है ये प्रोसेस जो है, ये मोड जो है, ये पेशेंट के जो नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करती। ठीक है, गाइडलाइंस इन द इनिशिएशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब भी हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या है, तो प्राइमरी गोल ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन आर एडिक्वाइड ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन, रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग, सिंक्रोनी ऑफ वेंटिलेटर एंड पेशेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ हाई पीक प्रेशर। ठीक है, पहला जो मकसद होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन के यूज़ करने का वो यही होता है कि हम अपने क्लाइंट को जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर अमाउंट में डिलीवर करें, या जो ब्रीथिंग है उसकी ब्रीथिंग को हम क्या करें, प्रॉपर अमाउंट में उसको हम क्या करें, सेट करें। और इसी तरह से वेंटिलेटर और पेशेंट की जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या करें, उसको हम इम्प्रूव रखें और इसी तरह से पेशेंट को जो है हाई पीक प्रेशर से महफूज रखें। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेट इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन ऑन हाई साइड, यू कैन ऑलवेज टाइट्रेट डाउन। ठीक है, इसके साथ साथ इनिशियल टाइडल वॉल्यूम को जो है हम 8 to 10 मिलीलीटर पर केजी जो है रखते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं पेशेंट के बॉडी हैबिटस के पर। ठीक है, इफ़ पेशेंट इज़ इन एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, अगर पेशेंट जो है उनको एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है तो इसके लिए जो टाइडल वॉल्यूम है उसको फिर हम 5 to 8 मिलीलीटर पर केजी के दरमियान रखते हैं। और इसके अलावा जो पीक पॉजिटिव इंस्पायरेट एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसको हमने हमेशा जहन में रखना है, और जब भी हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करेंगे पेशेंट को तो इन सारे बातों को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए अपने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 2 का लास्ट पोर्शन जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं यूनिट नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।